बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम, मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्सिंग लियाकत। चैनल को यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्सिंग लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की गहरी बात आपके साथ इस वक्त पूरे पाकिस्तान का जो मीडिया है उस पर सिर्फ एक ही बात की जा रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट को लेकर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। और हालिया दिनों में मुझे पता चला है कि एक दो दिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किसी सेमिनार में शरीक थे, तो वहाँ पर उनसे एक सवाल किया गया और उसके सवाल के जवाब में वो आपदीदा हो गए। वो सवाल कौन सा था, उस सवाल के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया पर बात नहीं की जा रही, सिर्फ ये कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस आपदीदा हो गए। मैं उस सवाल का जो जवाब है वो ढूंढने की कोशिश करूंगा और मैं आपको असल हक़ाइक़ तक लेके जाऊंगा कि आखिर किस वजह से चीफ जस्टिस आपदीदा हो गए। और पाकिस्तानी सियासत में हमीदुर रहमान जस्टिस साहब का एक बहुत बड़ा नाम है। उनके बेटे इकबाल हमीदुर रहमान जो हैं, उनका ऐसा कौन सा वाक़या है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि जो सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं पाकिस्तान के, उनके बारे में बड़ी तफसील से बात करनी है। और सुप्रीम कोर्ट का जो रजिस्ट्रार है उसकी असल ताकत क्या है, और पूरी दुनिया का जितने भी सुप्रीम कोर्ट है वहाँ का जो रजिस्ट्रार होता है उसकी कितनी ताकत होती है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या पूरी दुनिया का जो चीफ जस्टिस होता है उसकी कितनी पावर ऑफ अथॉरिटी होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हर बंदे का एक दायरा है, हर बंदे का एक इख्तियार है, उस इख्तियार के अंदर वो अपने इलाके का बादशाह होता है, अपनी कुर्सी का वो बादशाह होता है और वो वही फैसले करता है जो कुर्सी उसको देती है। और कभी भी वो किसी की दूसरी की कुर्सी पर जाकर बैठने के बाद कहीं वो अपने फैसले उन पर मुसल्लत नहीं करता। और मुल्क की तारीख की जो हमारी अदालत है इसके अंदर एक बड़ा ही अनोखा वाक़या पेश आया है, और पूरी दुनिया के अंदर ऐसा वाक़या हमने ना तो कभी देखा ना कभी सुना। वो कौन सा वाक़या है इस पर जाके बात करूँगा, लेकिन मैं अपनी जो बात का आगाज़ है, कल ईरान के अंदर से पाकिस्तान की सरहदों की खिलाफ वर्जी की गई, दरअंदाजी की गई और पाकिस्तान के 4 जवानों को शहीद किया गया, जिसकी मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ। और ईरानी हुकूमत को मैं उससे ये तकाजा करता हूँ कि हर सूरत में उन दहशत गर्दों को ढूंढा जाए और उनको जहन्नम वासिल किया जाए। और किसी तरह से भी पाकिस्तान के अंदर जो दरअंदाजी है, वो अफ़गानिस्तान से हो, वो भारत से हो या वो ईरान से हो, जिस मुल्क से भी वो दरअंदाजी होगी और अगर वो मुल्क जो है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता तो हम उसको भी बिल्कुल भारत की तरह ट्रीट करेंगे, वो चाहे कोई भी मुल्क क्यों ना हो, चाहे कोई बरादर मुल्क इस्लामी ही क्यों ना हो। लेकिन मुझे पता चला है कि ईरानी हुकूमत ने बड़ा सख्त इक़दाम लिया है और उन्होंने पाकिस्तान की जो हुकूमत है और पाकिस्तान की जो फ़ौज है उससे वादा किया है कि हम पूरी तरह से इस वाक़े को देखेंगे और जो दहशतगर्द हैं उनको उनके मकाम तक पहुंचाएंगे। और मैं नहीं चाहता, पाकिस्तानी फ़ौज भी ये नहीं चाहती कि ईरान के अंदर दाखिल होकर पाकिस्तानी एजेंसियां या पाकिस्तानी जो फ़ौज है वो अपनी कार्रवाइयाँ करे और फिर एक नए कलभूषण को ईरान से वो लेकर पाकिस्तान आए। अगर कोई कलभूषण ईरान के अंदर आज भी बैठा है तो उसकी जिम्मेदारी अब ईरान पे है, और ईरान को पूरी तरह से चाहिए कि उसको कैफरे के दार तक पहुंचाए और पाकिस्तान को एक अच्छा मैसेज भी आना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपदीदा क्यों हुए? देखें, चीफ जस्टिस पाकिस्तान इसलिए आपदीदा हुए कि अब उनको ये कन्फर्म नज़र आ रहा है कि मेरे खिलाफ एक रेफरेंस जो है हुकूमत तैयार कर रही है, और मुझे लग रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ साथ 2 या 3 जज जो हैं वो भी इसकी जद में आएंगे। और शायद मुल्क की तारीख में ये पहली दफ़ा हो कि इकट्ठे 3 या 4 जजों के खिलाफ कोई रेफरेंस भेजा जाए हुकूमत पाकिस्तान को। इससे पहले काफ़ी रेफरेंस पाकिस्तान में दायर होते रहे हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ हुआ है, जस्टिस इकबाल हमीदुद्दीन साहब के ख़िलाफ़ हुआ है, मुल्क और मलिक क्या नाम था उनका, उनके ख़िलाफ़ हुआ है, जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब के ख़िलाफ़ हुआ है। काफ़ी ऐसे रेफरेंस हैं जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होते रहे हैं या जजेस साहिबान के ख़िलाफ़ होते हैं, लेकिन इकट्ठे 3 या 4 जजेस के ख़िलाफ़ कभी भी कोई रेफरेंस नहीं आया। और मैं देख रहा हूँ कि इकट्ठे 3 या 4 जजेस इसकी जद में आ सकते हैं, जिसमें एजाजुल हसन सर फहरिस्त हैं, और उनके साथ साथ हो सकता है कि जो दूसरे जज साहिबान हैं, मैं उनका नाम लेना नहीं गवारा समझता, या मैं नहीं समझता हूँ कि मुझे किसी भी जज साहिबान का नाम लेना चाहिए। अगर मैंने किसी का नाम भी लिया है तो मैं उसके लिए मादत पाऊँ और मैं दिल से इसकी मदद करता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि ऐसा होना है। अगर ऐसा होता है तो फिर ये मेरी खबर है, तो मुझे इस पर मदद भी करनी नहीं चाहिए। जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सवाल किया गया कि क्या आपके खिलाफ रेफरेंस आएगा, तो उन्होंने इकबाल हमीदुर रहमान साहब जो थे, जो कि पाकिस्तान के पहले इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस थे,
उनका रेफरेंस देते हुए कहा कि उनके खिलाफ जब रेफरेंस आया तो उन्होंने बड़ा दीदा दिलेरी के साथ वहाँ पर इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने लड़ने का फ़ैसला नहीं किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं लड़ूँ और मैं इस्तीफ़ा नहीं दूँगा। तो जब इस्तीफ़ा नहीं दूँगा तो शायद उनके दिल के अंदर से कोई बात उठी कि नहीं, इस्तीफ़ा मुझे देना चाहिए, और इसी दौरान वो आबदीदा हो गए। मुझे याद है कि जब इकबाल हमीदुद्दीन साहब इस्तीफ़ा दे रहे थे तो जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने उनको रोका और उन्हें कहा कि आप इस्तीफ़ा ना दें, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं उस बाप का बेटा हूँ जिसके फ़ैसले आज भी पाकिस्तान की तारीख में ज़िंदा हैं, और जो सबसे ज़्यादा अगर किसी कमीशन को इज़्ज़त दी जाती है तो वो हमीदुर रहमान कमीशन को इज़्ज़त दी जाती है, उसके उस फैसले को इज़्ज़त दी जाती है। और आज अगर मेरे ऊपर उंगली उठा दी गई है, उस अजीम बाप के बेटे पर उंगली उठा दी गई है, तो मैं किस तरह इस बेंच में बैठकर या हुकूमत के अंदर बैठकर, हाई कोर्ट के अंदर बैठकर मैं किस तरह अपने उन फैसलों को डिफेंड कर सकूंगा। अगर मुझे उनका दिफा करना है तो मुझे यहाँ से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा और घर जाना पड़ेगा, और फिर घर से मैं दोबारा कोर्ट में एक एज ए मुल्ज़म समझ लें या एक एज ए मुद्दई समझ लें, आप मुझे जो भी समझ लें, मैं आगे इसका दिफा करूँगा और मैं अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश करूँगा। और फिर तारीख ने देखा कि उन्होंने अपने आप को सच्चा भी साबित कर दिया। अब जस्टिस जो उमर अता बंदयाल साहब हैं, उनके खिलाफ अगर रेफरेंस आता है, या जस्टिस एजाजुल हसन साहब के खिलाफ रेफरेंस आता है, और मुझे याद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त बहुत ज़्यादा शोर करती थी जब मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे पनामा केस को लेके। वो कहते थे कि आप पहले कुर्सी छोड़ें और अगर आप सच्चे साबित हो गए तो आप दोबारा इस कुर्सी पर आ जाइएगा। और अगर इसी तरह के फैसले ये हम ऑलरेडी दे चुके हैं या इस तरह के बयानात हम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो फिर यही पैरामीटर्स हम पर भी लागू होते हैं। पाकिस्तानी तारीख का जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक बड़ा ही अजीब वाक़या सुनाऊंगा कि पाकिस्तान की तारीख, क्या पूरी दुनिया की तारीख को आप झंझोड़ लें, पूरी दुनिया की तारीख को आप खंगाल लें कि जब कोई जज किसी बेंच से अलहदा हो जाता है तो कभी भी दोबारा वो उस बेंच का हिस्सा नहीं बना। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमने देखा है कि जस्टिस एजाजुल हसन जो इस बेंच से सबसे पहले अलहदा हो गए थे और फिर सबसे एंड में दोबारा इस बेंच का हिस्सा वो बन गए हैं। और मैं ये ख्वाहिश करता हूँ कि एजाजुल हसन दोबारा से इस बेंच को तोड़ दें और इस बेंच का हिस्सा बनने से इनकार कर दें, या जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं उनको चाहिए कि वो इस बेंच का हिस्सा ना बने और एक तारीख रकम करें कि पाकिस्तान के अंदर फुल कोर्ट जो है इन फैसलों को देखे, क्योंकि इस वक्त वक़ार जो है वो अदलिया का दाव पर लगा है, ना कि मेरा लगा है। वक़ार इस वक्त पूरे मुल्क का जो है वो दाव पर लगा है, ना कि मेरा लगा है। और वक़ार इस वक्त पाकिस्तान की उस 25 करोड़ आवाम का दाव पर लगा है, ना कि मेरा लगा है। और अदलिया को इस वक़ार को बहाल करना होगा, अदलिया को अपने मेयार और वक़ार को बहाल करना होगा। अदलिया के ऊपर जो लोग उंगलियां उठा रहे हैं उनकी उंगलियों को अदलिया को ही वापस उनकी तरफ मोड़ना होगा। लेकिन अब ये कैसे हो सकता है? ये सिर्फ इसी सूरत हो सकता है कि या तो ये जो जस्टिस हैं, चारों जस्टिस जिनके खिलाफ ये रेफरेंस आता है, या 3 जस्टिस हैं, या तो वो इस्तीफ़ा दे दें या वो कम अज़ कम इस बेंच का हिस्सा ना बने। लेकिन अगर तनकीद भी मेरे ऊपर होनी है और उस बेंच की सरबराही भी मैंने करनी है तो मैं किसी भी तरह इंसाफ नहीं कर सकता। मेरी बात समझ आए तो मेरी बात को शेयर ज़रूर करें। मेरे इदारे पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान अदलिया जिंदाबाद। और ईरान से मैं दोबारा तकाज़ा करता हूँ कि जनाब ये जो दहशतगर्द हैं जो दरअंदाजी कर रहे हैं, इनको आप अपनी सरहदों पर जो है लगाम डालें, वरना अगर हमने लगाम डाली तो फिर पता नहीं कितने कलभूषण हम ईरान से लेकर वापस पाकिस्तान आएंगे, जो कि एक अच्छा मैसेज ना को आप के लिए होगा और ना ही फिर दुनिया के लिए होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरी पाक अफवाज पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी।